हेलो। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके खिदमत में एक बार से फिर हाजिर हूं और आपके लिए लेके आ गया हूं एक नया वीडियो लेक्चर, जिसमें आप पढ़ने वाले हो कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हो। यानी आप तक हम लोग पढ़ रहे हो क्या? 12th फिजिक्स पढ़ रहे हो और यह आपका जो है लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इन सभी लेक्चर्स को हम आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा कुछ थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताना चाहता हूं। कृपया उन चीजों पर आप बड़े ही अमल के साथ में बड़ी ध्यान से चीजों को देखें, समझें और चीजों को एक्सप्लोर करें। सबसे पहले आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। एक्सेल क्लासेस 5 नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जिसपे आपको कोई भी अदर इंफॉर्मेशन कन्वे किया जा सकता है। आप हमें ढूंढ सकते हो फेसबुक पर या फेसबुक पेज पर। कहां पर? एक्सेल क्लासेस के ही नाम से। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स और वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब को पहुंचने के पहले यहां से जरूर पहुंच जाएगा। तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करना एकदम कभी ना भूले, वहां पर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे उस चीज। तो यह कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है और इसी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई और आपको लगे कि हाँ शिवा सर के कंटेंट में दम है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप छोड़कर बड़े ही कुशलता के साथ में जा सकते हैं। आपके लिए कोई बाध्यता नहीं होने वाली है। चलिए बिना समय जाया किए, बिना समय गंवाए हम सीधे सीधे टू द पॉइंट चीजों को स्ट्राइक करने का प्रयास करते हैं और पहुंचते हैं अपने पॉइंट्स पर। हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या है, हमारा कंसर्न यहाँ पर क्या है, चीजों को देखिए और समझिए। यहाँ पर आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है क्या? कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी इसको हम पढ़ें तो लिख सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट के लिए रिकैप लेता हूं कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ के अनुसार यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी r पर रखे गए हैं, तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, अर्थात जो वैद्युत बल होता है, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से वहां पर कूलम्ब्स लॉ का जो है एक रिजल्ट मिलता है। एक हमें नॉर्मली जो हम लोग गणितीय रूप में पढ़ते हैं या पाते हैं, वह कुछ यूं मिलता है Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो यह जो है आपका गणितीय रूप होता है कूलम्ब्स लॉ का, और इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आज हम समझेंगे कि कैसे वेक्टर फॉर्म में इस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या इसके लिए हमारी अप्रोच रहने वाली है, एंड इसको हम लोग आसानी से कैसे समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं। मैं थोड़ा समय लेके पहले इसको मैं इरेज करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट मैंने लिखा है सब ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर एक बड़ी सही तरीके से एक चीज जानने का प्रयास करते हैं कि सदिश रूप निकाल रहे हैं। और आप लोग एक चीज जानते होंगे, सदिश। सदिश में दो चीजें होता है। एक हो गया क्या आपका परिमाण, ठीक है जी, और दूसरा क्या हो गया आपका क्या? दिशा। ठीक है, तो एक मोटी मोटा आप चीजें समझ लीजिए। जो आप लिखे थे F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, तो वह जो होता है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है। और आपको दिशा यहाँ के लिए नहीं पता। और वही चीज हम अगर फाइंड आउट करके मैग्नीट्यूड के साथ में, यानी जो परिमाण है उसके साथ में दिशा को भी लगा दें, तो वही जो कूलाम बल है, जो वैद्युत बल है, वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसके लिए सबसे पहले हम कुछ चीजों को एलिमिनेशन के साथ में चीजों को करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं मुझे थोड़ा सा हाँ, ये चीजें मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं और किस तरह से हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दे रहे होंगे तो मैं एक प्लेन ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ और इस प्लेन का नाम होने वाला है क्या, एक्स और वाई प्लेन। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे कि यह जो है आपका क्या है, ओरिजिन है या मूल बिंदु है। यह क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यह जो हो गया आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आ गया। इसको मैं नाम लिख देता हूँ क्या, ओ लिख देता हूँ। अब यह मैंने ओ लिख दिया, उसके बाद में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने ड्रा कर दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे यह क्या हम करने का प्रयास कर रहे हैं या क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ रहा है स्क्रीन पर कि मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इतने दुर्भाग्यशाली हो गए हम लोग की वीडियो रिकॉर्ड करते जाओ, कभी ऐसा होता है कि माइक में आवाज नहीं रिकॉर्ड हुआ, कभी ऐसा हुआ होता है कि करते करते जा रहे हो कि पूरा बीच में स्टॉप हो चुका है, रुक गया है। टेक्निकल इशू धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, करते चीजों को एक्सप्लोर करते करते हो जाएगा। तो इस वजह से कभी कभी मेरा जो है ध्यान उधर केंद्रित हो रहा है। कृपया इसको अदर वे में ना लेके जाएं कि क्यों इधर उधर देख रहे हैं, क्या परेशानी क्या होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। और पॉइंट पर अगर आए और समझे चीजों को तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्लेन मैंने एक्स वाई प्लेन की मैंने यहाँ पर रचना करा और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका मान लेते हैं एक 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 चार्ज है, एक आवेश है और यह आवेश कौन है, Q1 है। इससे कुछ दूरी पर एक आवेश और मैं मान लेता हूं और ये आवेश क्या है, Q2 है। अगर इन आवेश को देखें तो इस बिंदु जो मूल बिंदु O है, O के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने के लिए फिर से हम अपने स्टेप पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पोजीशन वेक्टर की मैं बात करूं तो ध्यान देंगे कि यहाँ से O से किधर, Q1 की ओर, यानी O के सापेक्ष में Q1 का निकाल लिया पोजीशन वेक्टर और साथ साथ में यहाँ से मैं Q2 के लिए भी पोजीशन वेक्टर मैंने क्या करा, निकाल लिया। ठीक है जी, इन दोनों का मैं अलग यहाँ पर नाम लिखता हूँ। नाम क्या होने वाला है, इस पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होगा, R1 और इस पोजीशन वेक्टर का नाम क्या होगा, वेक्टर R2। ठीक है, तो यह जो R1 और R2 है वेक्टर चार्ज जो आवेश होता है वह Q1 और Q2 का जो है एक स्थिति सदिश है या पोजीशन वेक्टर है। चलिए इन चीजों को पहले हम करते हैं मेंशन यानी इस चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, लिखते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा जो हेडिंग है मैं इसको छोटा कर लेना चाहूंगा क्योंकि स्पेस की हो सकता है थोड़ा सा कमी आ जाए। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और अभी तक तो हेडिंग आप लोग लगा ही लिए होंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ में हेडिंग लिखते चलो, लगाते चलो, चीज़ों को समझने में आसानी होगी क्योंकि मैं इन चीज़ों को उठा के इधर उधर कर ले रहा हूँ, आप कॉपी में ऐसा नहीं कर पाओगे, ये व्यवस्था डिजिटल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, मैं लिखने यहाँ पर जा रहा हूँ कि ये जो पोजीशन वेक्टर R1 है, R1 क्या है, यह मैं लिखूंगा आवेश आवेश Q1 का स्थिति। ठीक है जी, दूसरा चीज वहीं पर मैं अगर R2 को लिखना चाहूं तो R2 क्या हो जाएगा, आवेश Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है, यह दो चीजें हो गया, यानी आवेश Q1 का स्थिति सदिश मैंने निकाल लिया और साथ ही साथ में आवेश Q2 का भी मैंने स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब जो है इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद में हमें करना यह है कि जैसे हमने O के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में इन दोनों पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करा,
तो क्या हम Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 के लिए चाहे Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 के लिए नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। और चलिए उन दोनों को भी फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीजें होने वाली है थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दें सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, Q1 यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Q1 से किधर की ओर मैं ले जा रहा हूँ, Q2 की ओर में ले जा रहा हूँ। ठीक है, और एक पोजीशन वेक्टर मैं और लेके आ रहा हूँ, या पहले इसको थोड़ा सा एलिमिनेशन के तरीके समझिए। मैंने Q1 से लेके गया किधर की ओर, Q2 की ओर, यानी यह जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो यह स्थिति सदिश होगा, यह किसका होगा, Q2 का होगा, यानी R। ठीक है, और ये क्या होगा, किसका, दूसरे का होगा। टू बोले तो क्या, Q2 बोले तो टू, तो टू पहले किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, R21। ठीक है, इसी तरीके से ठीक इसी वे में, ठीक है, ठीक इसी वे में मैं एक चीज और यहाँ पर कन्फाइन करना चाहूँ कि इधर से आप लेके आइए और यहाँ नीचे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बन गया आपके लिए, आप ध्यान देंगे यह Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक सेकेंड। ठीक है, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पर कि R12। ठीक है, हाँ, मेजर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, यानी बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट आपको यहीं पर समस्या होती है कि 1 2 और 2n में। तो आपको समझ लेना है कि जिसका निकाल रहे हो उसका क्या आएगा, पहले लिखाएगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, जो ये वाली लाइन मैंने इस साइड जो लिखी है, ये लाइन जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन आपका कलर में गुलाबी कलर है। गुलाबी कलर समझ रहे हो ना, समझ रहे, ठीक। तो गुलाबी कलर में जो है, तो गुलाबी कलर में क्या दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, इसमें मैंने लिखा 2 1, यानी Q2 का पोजीशन वेक्टर Q1 के रिस्पेक्ट में। और वहीं पर इसका विपरीत कि Q1 का, यानी आवेश प्रथम, जो प्रथम आवेश है Q1 है, उसका पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों चीजों को एक बार करते हैं यहाँ पर मेंशन, फिर तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, R21। ठीक है, R21 क्या है, आवेश, आवेश Q2 का स्थिति सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष। ठीक है, तो इस तरह चीजों को आप भी लिखते चलिए साथ साथ में, साथ साथ में लिखेंगे तो आप फील आएगा कि हाँ हम एक क्लासरूम स्टूडेंट हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे, और मैं ही लिखूं चुपचाप बैठ के फोन लेके हाथ में मरे पड़े हो, क्या मतलब यार। तो यू हैव टू डू समथिंग, आपको साथ साथ में मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मेरे क्लास में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं। और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की गारंटी हमारे है, और यह गारंटी मैं इसी तरीके से फालतू फालतू में चिल्ला कर नहीं ले रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मेजर ऑफ द स्टूडेंट हमारे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 97 आउट ऑफ 100, 98 आउट ऑफ 100, 96 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में स्कोर गेन किए हैं। मैं या ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, न कि ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑफलाइन के टर्म में, मैं उसे सारा का सारा आपको देना चाहता हूँ, किसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और चीजों को एक्सप्लोर करिए और एक्सप्लोरर बनिए। ठीक है, चलिए अब आगे का टर्म इसमें क्या होने वाला है। मैंने एक चीज को तो लिख लिया, दूसरी चीज को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि R12 जो वेक्टर है यह क्या है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आवेश, बस चेंज करना हल्का सा, Q1 का स्थिति सदिश आवेश Q2 के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है। तो यह दोनों क्या था, जितना मैंने डायग्राम बनाया इसके बारे में मैंने डिटेल में सारी चीजें बता दी।
एक काम आपको और अब करना है, और उसका नाम होता है यूनिट वेक्टर अर्थात एकांक सदिश। एकांक सदिश में आप चीजों को जानते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, एक, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे। एकांक सदिश का मतलब ही आप इतना दिमाग में रखिएगा उसका परिमाण एक हो। और एकांक सदिश बेसिकली काम क्या करता है, उसका काम ज्यादातर होता है डायरेक्शन शो करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा, तो दिशा दिखाने के लिए यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मेक यूनिट, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इस यूनिट वेक्टर को हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए साथ साथ में। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं समय ही देख रहा था अपने सेल फोन में। समय हो रहा है 12:29, ठीक है। अभी चेक कर सकते हो अच्छे तरीके से, 12:29 हो रहा है। अब ये 12 जो 29 हो रहा है, इसमें दिखाने का पर्सपेक्टिव क्या है मेरा, कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने का मतलब यह है कि एक रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू बिकम एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, देन आफ्टर यू कैन डू समथिंग, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझना है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। एक जिम्मेदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं ऑनलाइन आ रहा हूं तो डेली डेली अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चीजों को पढ़ें। और हमारा कर्तव्य तो है पढ़ाना, चीजों को कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। जल्द ही ये जो अभी लेक्चर्स आपके सारे के सारे रिकॉर्डेड जा रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहे हैं, मैं जल्द ही प्रयास करना हूँ थोड़ा बहुत और कुछ मैं सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। सोल्यूशन आई मीन टू से कि ज्यादातर हम लोग का थोड़ा सा रूरल पड़ जाता है एरिया, तो इसमें क्या होता है ना कि नेटवर्क का सबसे ज्यादा इंटरनेट इशू के अलावा लाइट वगैरह का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी, जिसके वजह से मुझे लगता है कि मैं अगर लाइव लगातार पढ़ाने लगूं तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक होगा उससे। और रिकॉर्डेड में है तो रात बिरात कभी भी लेट सवेर कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा चीजें सही हो जाता है मुझे लगता है। तो यही सब है, फालतू बात मैं नहीं बतिया रहा हूँ कि आप बैठ के बोर हो जाओ। ऐसा तो पानी पी रहा था, आप लोग भी पानी पीते रहिए और चीजों को पढ़ते रहिए। हाँ चलिए, यहाँ पर जो है इतना चीज अगर आप समझ लिए हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ये मेरा मानना है। चलिए, एकांक सदिश अगर हम इसमें लिखें तो एकांक सदिश में आपको क्या जानते हैं, आपको, आप देखे होंगे कैप आई, कैप जे, कैप के, यानी यूनिट वेक्टर में, यानी एक्स एक्स के अलोंग जाते हैं तो कैप आई लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो कैप जे लेते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो कैप के लेते हैं। तो इन तीनों एक्सिस के अलोंग जो जाने का मतलब जो यूनिट वेक्टर हम क्रिएट कर लेते हैं उनका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो R21 है, इसका यूनिट वेक्टर जब बनाओगे तो R21 ही रहेगा, बस यहाँ पर वेक्टर साइन की जगह पर कैप लग जाएगा। और यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि कैप जो होता है ये भी वेक्टर को ही दिखाता है, लेकिन ये कौन से वेक्टर को दिखाता है, यह यूनिट वेक्टर को दिखाता है। वैसे ही जो R12 है, यह भी क्या हो जाएगा, R12, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी चीजों को मेंशन कर लेता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया एकांक सदिश। अब एकांक सदिश में मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पर कई चीजें लिखने जा रहा हूं, जैसे आर, ठीक है, आर क्या है, 21, तो R21 क्या है, R21 जो कैप में है वो वेक्टर R21 का एकांक सदिश है। क्या है, एकांका लिखा गया भाई, ऐसा ना हो, एकांक सदिश है, ठीक है जी। और दूसरा चीज क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ R12, यहाँ पर क्या लगा दूं मैं, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आपका टोपी यानी कैप लगा देता हूँ। यह क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का, ठीक है, का एकांक सदिश, ठीक है। यह बन गया क्या आपका यूनिट वेक्टर। चलिए अब
मैक्सिमम चीज को, जहां तक लग रहा है मुझे कि आप मैक्सिमम चीज को समझ चुके हैं। अब कुछ कुछ ही और चीजों को एक्सप्लोर करना है और आपका एकदम फार्मूला सही तरीके से डेराइव हो जाएगा, चीजों को आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट पेज पर, और थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि यह वाला जो मैंने सीन यहाँ लिया है, इसी को मैं यहाँ पर और एक्सप्लोर करने का कार्य करता हूँ। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि ध्यान देंगे यहाँ पर सभी लोग, वहां पर जो था एक चार्ज क्या था, Q1 था, और एक चार्ज क्या था यहाँ पर, Q2 था। ठीक है, Q2 था, मान लेते हैं बीच में कुछ डिस्टेंस इसके होगा, थोड़ा सा इन पूरे सिस्टम को हम और नीचे लेके आ जाते हैं थोड़ा सा, और मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आप सही तरीके से देख पा रहे होंगे। अगर इसमें ध्यान दें तो आवेश, दो आवेश अगर रखे हुए हैं तो दोनों आवेशों के बीच में लगता है कौन सा बल, वैद्युत बल। अब वैद्युत बल का मतलब क्या हुआ कि वो वैद्युत बल वो आकर्षण बल भी होता है और वो प्रतिकर्षण बल भी होता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होने का मतलब क्या है कि अगर दोनों आवेश धनात्मक यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हर जगह ये चीजें अप्लाई होता है। समान लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, एक पुरुष दूसरे पुरुष को नहीं देखना चाहता, एक महिला दूसरे महिला को नहीं देखना चाहती है। हालांकि पुरुष में तो थोड़ा सा ऐसा चीजें नहीं चलता, लेकिन महिलाओं में हेड्स ऑफ। ठीक है, ये ज्यादा ही चल रहा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि अगर इन दोनों को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लूँ, पॉजिटिव मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा, और कोई नहीं चिन्ह लगा तो हम पॉजिटिव लगा सकते हैं, बेखौफ होके लगा सकते हैं, और आप भी लगाओ, नहीं लगाओ तो वे मारे जाओगे। तो इन चीजों को समझिए और आगे यहाँ पर समझिए और देखिए। यहाँ पर देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, लेकिन कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या होता है, दोनों दूर दूर हटने का प्रयास करेंगे। चलिए जी प्रतिकर्षित कर देते हैं इन दोनों को, चलो बाबू तुम भी प्रतिकर्षित करो, यह इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, और यह इस दिशा में। तो इस पर लगने वाला बल जो है वो किस पे लग रहा है, F2 पे लग रहा है, और किसके कारण लग रहा है जल्दी बताओ, F2 यानी Q2 पर लग रहा था, F2 हो गया, और किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। तो यह क्या बन गया, F21। और यहाँ पर क्या होगा, लगने वाला बल F होगा, किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, तो F12 हो गया। ठीक है, अब यह F12 और F21 क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा बाबू ऐसा करो कि तुम इधर चले जाओ, चले जाओ तुम इधर, ये देखो इधर आ गया, इसको मैं बड़े प्यार से भेज दिया। और इन दोनों के बारे में जैसे यहाँ पर देख पा रहे थे, जैसे मैं इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, वैसे ही मैं इसके विषय में भी डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। वह डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है समझिए। यहाँ पर अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, F21। F21 क्या है कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण भाई सब बात बीमारी है ना, कि देखिए यहाँ पर ये सब कीड़ा घूम रहे हैं यहाँ पर, ये सब अलगे दुनिया में मचल रहे होते हैं, और हमें लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड काम नहीं कर रहा है। चलिए, लगने वाला बल, ठीक है, आवेश Q2 पर लगने वाला, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से F12 हो गया, ठीक है, F12 यहाँ क्या हो जाएगा कि आवेश आवेश Q1 पर आवेश Q2 के
कारण लगने वाला बल। ठीक, यहाँ लगने वाला लिखना था, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लगने वाला बल। लगने वाला बल, ठीक है। इन दोनों चीजों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब फिर से आ जाते हैं इसी पेज पर और थोड़ा सा इस डायग्राम को करते हैं और ज्यादा एक्सप्लोर। तो थोड़ा सा ही अगर और एक्सप्लोर करेंगे तो शायद हमारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता चल जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए आपको करना ही होगा कि इस दिशा में, ठीक है, इसके अप राइट वाले दिशा में, जिसमें आप एक बल का डायरेक्शन दिखाए हैं और वो क्या था, F21 था, यानी इस Q1 के कारण लग रहा है, किस पे लग रहा है, Q2 पर लग रहा है। वहीं पर अगर इसी को नीचे की ओर दिखा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा, यानी 1 पर लगने वाला, यानी आवेश Q1 पर लगने वाला बल इसके कारण Q2 के कारण। तो इतनी चीजों को अगर आपने समझ लिया तो ये डेरिवेशन समझ लीजिए फाइनल है और खत्म। यहाँ पर देखिए हम लोग आगे अगर और थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, तो इसमें एक चीज हम देखते हैं कॉमन, और वो कॉमन चीज क्या है कि कूलाम बल या कूलाम लॉ के द्वारा एक रिजल्ट देखते हो आप लोग, ठीक है। या मैं यहाँ पर जो रिजल्ट पहले लिखा था स्टार्टिंग में, मैं उसको लिख देता हूँ कि जो सदिश रूप होता है या सदिश होता है, सदिश बराबर मैंने क्या लिखा कि परिमाण, और गुणे में क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है जी। अब ये परिमाण गुणे दिशा है, अगर मैं सबसे पहले F21 को लिखना चाहूँ, ठीक है, F21 को लिख लीजिए, चाहे 12 को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई सा दिखा सकते हैं, ठीक है। F21 को लिखना चाहें तो क्या हो गया यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यह जो इतना मैंने टर्म लिखा है यह क्या है, परिमाण हो गया। और दिशा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो दिशा का कंसेप्ट है ना, इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, यही उलट कर देते हैं। उलट करने का मतलब क्या है कि F21 के साथ में 12 जो पोजीशन वेक्टर बना है 12 वाला R12 उसको अप्लाई कर देते हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा और इस डायग्राम से बेहतर तरीके से आपको समझना होगा कि इसका जो पोजीशन वेक्टर R21 वो भी क्या है, ऊपर की ओर है, और इस पे जो लगने वाली बल की दिशा है वो भी क्या है, ऊपर की ओर। तो कैसे आप, ऐसा संभव नहीं है कि आप यहाँ पर लेके चले जाओ चाहे चीजों को एक्सप्लोर कर दो। तो यहाँ पर ये चीजें समझिए कि आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि अगर यह F12 है तो यहाँ पर क्या आएगा, बगल में R21 आएगा, ठीक है ना, यानी ये भी 21 है और ये भी क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। यह हो गया, और इसको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लें। इसी को थोड़ा सा मैं कर देता हूं क्या, छोटा, कि थोड़ा सा एक और इक्वेशन में बना सकूं जिससे, ठीक है, चलो इधर हो गया। यहाँ पर दूसरा चीज मैं क्या लिख रहा हूँ, F12, F12 में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह निकल गया क्या आपका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में R12 हो गया। चलिए एक चीज यहाँ पर मैंने गलत किया है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर लगाना होता है, और मैंने वेक्टर को दिखा दिया है, पोजीशन वेक्टर को दिखा दिया है। तो यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर का साइन लगाना है। जिसने मेरी गलती पहचान लिया था मुझे लगाते समय, आप अच्छा कर रहे हो, और उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में भी करिएगा कि सर ने यूनिट वेक्टर की जगह पर पोजीशन वेक्टर को दिखाया था और मैंने उस चीज को पकड़ भी लिया था। तो आप पकड़ते रहिए, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस चीज को मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 बना देता हूँ। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 है ना, यही तो है ट्रुथ।
ट्रुथ जो है यही है, ट्रुथ यही है। ट्रुथ का मतलब ये हो गया, चलो ठीक है चल रहा है रिकॉर्डिंग। ट्रुथ यही का मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण 1 और जो समीकरण 2 बना हुआ है, यही दोनों कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या सदिश रूप है। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिखता हूं। लिखता कैसे हूं? हाँ, लिखता कैसे हूं? मैं लिखूंगा कि समीकरण एक व एक व दो ही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप। ठीक है, अब ये कूलाम के सदिश का या कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। अब क्योंकि इस पेज पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन है समीकरण 1 और 2, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि एफ पहला वाला समीकरण कौन था? पहला वाला 2 1 था। ठीक है जी, तो एफ क्या हो जाएगा? 2 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था? आर यूनिट वेक्टर में 2 1, और ये हो गया क्या? समीकरण 1। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, F12, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया क्या? समीकरण नंबर दूसरा। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण जो 2 है, ये समीकरण 1 और 2 ही क्या कहलाएगा? कूलाम के नियम का सदिश रूप कहलाएगा। तो अभी तक इतनी चीजें समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और हमें कुछ और समझने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो एक चीज जानते होंगे कि जो यूनिट वेक्टर है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने कि R21 जो है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, यह बराबर होगा माइनस में R12 वेक्टर के। इतनी बात सब लोग मानने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल। इस चीज को मैं पुट करूंगा किसमें? समीकरण नंबर 1 में। ठीक है ना, तो यही मान, ठीक है ना, यानी मैं लिखता हूं कि यह मान इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे क्या मिलेगा? देखिए, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या था? R21 था, तो अब क्या हो जाएगा? R12 हो गया कैप में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन एक चीज अभी भी हम मेंशन करना नहीं, मतलब मेंशन नहीं किए हैं, वह है ये जो लगा हुआ है क्या? माइनस। तो माइनस चीज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इधर में पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्या? माइनस चीज। अब यह रिजल्ट अगर मिल गया है तो इस रिजल्ट से हमें एक रिजल्ट और मिल सकता है। ठीक है, कि चूंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके और कहाँ तक देखना है? इस माइनस को छोड़ के देखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और बगल में क्या है? R12 कैप। यहाँ पर अगर आप चले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर सेम सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड है, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? R12 है, R12 है, यानी यहाँ से मैं एक रिजल्ट लिखना चाहूँ, और वो रिजल्ट क्या है? थोड़ा सा समझिए कि अब जो मैं लिख रहा हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ? समीकरण 2 से लिखूंगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलता है? समीकरण 2 से मिलता यह है कि ये जो एफ एफ जो है 2 1 है,
ठीक है, बराबर इसके जगह पर, इस पूरे के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, पहले माइनस है तो लगा देते हैं, इस पूरे के जगह पर क्या लगा जा सकता है कि F12 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक रिजल्ट देख सकते हो कि F21 बराबर माइनस में F12, और यह चीज यह रिप्रेजेंट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन रूल। ठीक है, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, यानी प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया भी होता है लेकिन उसके विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को एक कहीं भी पॉइंट में मार्क करके लिख सकते हो कि कूलाम बल, क्या लिखना है, कूलाम बल न्यूटन के तृतीय गति विषयक नियम का पालन करता है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी मैंने चीजें बताया यह आपको समझ में आ रही होगी और सही तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आपने आज के पूरे इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में समझ गए होंगे कि किसी भी, या किसी भी छोड़िए, कूलाम चला को उसके वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप एक बेहतर तरीके से खुद का हैंड रिटेन नोट्स बना रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपका हैंड रिटेन नोट्स सफिशिएंट नहीं बन पा रहा है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल या मैसेज करें और आपको हैंड रिटेन नोट्स दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य बेहतरीन और जबरदस्त टॉपिक के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।